हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत, फिर भक्ति सूफी आंदोलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में शुरू करेंगे हम मुगल वंश, मुगल साम्राज्य के बारे में। आपको भी पता है कि भारत में जो मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है बाबर से, इसकी शुरुआत होती है। और बाबर के बारे में हमने बता रखा था लोदी वंश के समय पे कि इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ते हैं बाबर। तुगलमा नीति का प्रयोग किया जाता है, इनकी सैन्य कुशलता का परिचय है कि ये लोदी, इब्राहिम लोदी जो थे उनको हरा दिए और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा भी गया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के बारे में एक चीज़ ये भी है कि भारतीय इतिहास में पहला शासक था, पहला क्या एकमात्र शासक हुआ जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। तो इसके साथ हमने लोदी वंश को समाप्त भी किया था। तो ये वही बाबर है। ठीक है, मुगल वंश पढ़ेंगे। बाबर, तो मुगल शासक कौन थे भारत में? अगर मुगल संस्थापक की बात करेंगे तो उसके संस्थापक हैं बाबर। अगर मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश जो था वो तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित था। तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित थे मुगल वंश, और चगताई का पुत्र था चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां, इनका अधिकार रहा है मध्य एशिया और तुर्किस्तान क्षेत्र में। ठीक है, तो बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक रहे। इन्होंने पद और बादशाही की स्थापना की जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा था। ये बाबर के बारे में ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम बाबर के बारे में देखेंगे। बाबर के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म हुआ है 1483 ईस्वी में फरगना में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम था शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। उमर शेख मिर्जा या फिर उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा जो थे वो फरगना के ही शासक थे, तो फरगना में ही जन्म हुआ, तो फरगना के शासक थे उमर शेख मिर्जा, जिनका जो पिता थे बाबर के। और बाबर फरगना की गद्दी पर जब बैठता है तो उसकी उम्र होती है 12 साल की। फरगना की गद्दी पर जब वो बैठता है तो इसकी उम्र होती है 12 साल की। तो 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, सरे पुल का युद्ध। सरे पुल का युद्ध हुआ था 1501 में। 1501 में सरे पुल का युद्ध हुआ जिसमें बाबर पराजित हुआ शैबानी खां से। शैबानी खां और बाबर के बीच में सरे पुल का युद्ध हुआ जिसमें बाबर पराजित हुआ था। और इसमें सरे पुल के युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग पहली बार किया गया था। 1501 में हुआ था ये। ठीक है, फिर काबुल विजय, बाबर ने काबुल अभियान किया होगा, उसके बाद काबुल विजय किया 1504 में, और यहीं पे इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक चीज ये हुआ, पादशाह की उपाधि धारण की काबुल विजय के बाद। काबुल विजय कब हुआ? 1504 में। आलम खां थे, हमने लोदी वंश में पढ़ाया था। आलम खां इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे, इन्होंने निमंत्रण भेजा था, इनवाइट किया था 1524 में कि भारत में आप आए और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करें। ठीक है, तो आलम खां के निमंत्रण पर 1524 में भारत के चौथे अभियान के दौरान दौलत खां और राणा सांगा का भी निमंत्रण मिला हुआ था। किसके समय में? जब आलम खां ने निमंत्रण भेजा था। ठीक है, तो वो
इन सब के निमंत्रण पर भारत आता है और पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। 21 अप्रैल की डेट है, ध्यान रखना 21 अप्रैल। कभी कभी तारीख भी पूछी जाती है तो 21 अप्रैल ध्यान रहे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि तुगलमा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने और उसकी सैन्य कुशलता के बारे में परिचय मिलता है। इस पर प्रश्न भी आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर की विजय के क्या कारण थे। तो कारण ये थे कि उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, अब इसमें ये दिल्ली और आगरा पर अधिकार करता है, बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है ना, तो दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके क्या करता है, बादशाह की उपाधि धारण करते हुए मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो तुगलमा नीति थी वो क्या थी। तुगलमा नीति में तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व कर रहे थे मुस्तफ़ा। ये दो नाम है, इन पे भी प्रश्न आता है, आ चुका है पहले भी। तो उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा ये दोनों तोपखाने और बंदूकचियों का नेतृत्व कर रहे थे इस समय, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए हुए थे। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि 1519 में इसने अभियान किया था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इसने भारत का पहला अभियान किया था 1519 में। ठीक है, इसमें क्या किया कि बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। 1519 के यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जो अभियान किया बाबर ने, वो भारत के विरुद्ध पहला अभियान था और इसमें इसने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और कुल कितना अभियान चला इसका भारत पे, तो भारत पे इसका टोटल चला है 5 अभियान। ठीक है, 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पे, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि दी गई। उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि दी गई है। और भारत में पानीपत का युद्ध जब हुआ था तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कभी कभी ये भी आता है कि बाबर के द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं, 4 युद्धों का क्रम, प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो वो 4 युद्धों का क्रम ऐसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत, खानवा, चंदेरी, है ना, तो ये युद्ध हैं इसके द्वारा लड़े गए। किसके द्वारा? बाबर के। अब खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था ये युद्ध। तो राणा सांगा इसमें पराजित हुए थे। ठीक है, प्रश्न यह भी आता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद जिहाद की घोषणा की थी। किस युद्ध के बाद जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो जिहाद की घोषणा की है खानवा के युद्ध के बाद। राणा सांगा पराजित होते हैं 17 मार्च 1527 वाले युद्ध में और बाबर जिहाद की घोषणा करता है। इसी बीच गाजी की उपाधि धारण करता। गाजी की उपाधि, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण करता और जिहाद की घोषणा करता है खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है,
फिर अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। इसमें ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय मारा गया और चंदेरी के किले पर अधिकार कर जमाया बाबर ने। ठीक है, फिर एक युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ है 5 मई 1529 को। इसमें महमूद लोदी पराजित हुआ। महमूद लोदी के बीच भी युद्ध हुआ बाबर का, जिसमें घाघरा का युद्ध बोलते हैं उसको, और ये महमूद लोदी इसमें पराजित हुआ। और ये जो था बाबर का अंतिम युद्ध था। आपको पता है कि 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका लड़का हुमायूं क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, इतना हुआ। एक चीज ध्यान रखना है कि 1529 का समय है। बंगाल में उस समय नुसरत शाह हुआ करते थे। बंगाल में उस समय नुसरत शाह थे और इधर भारत थे, ये इधर बाबर थे। तो इन दोनों के बीच, नुसरत शाह और बाबर के बीच में वादा हुआ, एक संधि हुई कि दोनों लोग एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए, ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और साथ में अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वादा भी किया नुसरत शाह ने। ठीक है, बाबर से ये संधि की थी, ये ध्यान रखना। 1529 में हुआ है। ठीक, चलिए साम्राज्य के बारे में अगर देखें बाबर के, तो बाबर का साम्राज्य जो था काबुल, पंजाब और आज का उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। उसमें राजस्थान को ऑप्शन दिया गया, लेकिन राजस्थान उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो काबुल है पंजाब, आज का उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। बदख्शां का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली, हिंदाल, मिर्जा सुलेमान जो कि पुत्र थे, इन चारों के बीच में बदख्शां का शासन दिया गया। फिर कामरान के हिस्से में काबुल, कंधार, मुल्तान का शासन आता है। और इनका मकबरा जो है, किसका, बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। 2 मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है, एक तो है बाबर और दूसरे हैं जहांगीर। इन दोनों का मकबरा भारत में नहीं है। ठीक है, इनका काबुल में है, इनका पाकिस्तान में है ना, ठीक है। मीर यूसुफ अली ये कौन है, ये पंजाब के गवर्नर हैं। इनके अंदर में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद और हिसार फिरोजा, इन सब का शासन क्षेत्र है। और बाबर का जो साम्राज्य था वो बदख्शां से लेके बिहार तक फैला हुआ, लेकिन उसमें बिहार, राजस्थान को शामिल नहीं किया गया। मतलब राजस्थान उसमें शामिल नहीं था, लेकिन बदख्शां से लेके बिहार तक फैला हुआ था। ठीक है, एक किताब है बाबर की जो मातृभाषा रही है फारसी। बाबर की मातृभाषा क्या है, तुर्की है। ठीक है, लेकिन उसने वह अरबी और फारसी को भी जानता था। ठीक है, इसकी मातृभाषा तो तुर्की थी, लेकिन ये अरबी और फारसी का भी जानकार था। ठीक है, अरबी और फारसी का भी जानकार था। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो याद होना चाहिए तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुर्की भाषा में इसकी रचना हुई, जिसका बाद में अनुवाद कराया जाता है अकबर के द्वारा अबुल फजल से। अबुल फजल इसका अनुवाद करते हैं कौन सी भाषा में,
फारसी में इसका अनुवाद करते हैं बाबरनामा का। अबुल फजल नाम है अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अबुल फजल नहीं है, अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना नाम है, यहाँ पे लिखा गया होगा कहीं, है यहीं पे है, देखिए। तुझे के बाबरी या फिर बाबरनामा, तो बाबर ने लिखा था इसको, ये इसकी जीवनी थी। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसमें दो हिंदू राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न आ चुका है कि बाबरनामा में दो हिंदू राजाओं का, जिन दो हिंदू राजाओं का उल्लेख है उनका नाम क्या है, तो एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। इन दो का नाम उसमें बताया गया है और तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाद में इसी बाबरनामा का फारसी रूपांतरण किया जाता है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अकबर के शासनकाल में। ठीक है, इसके अलावा मुबैयान की भी रचना की थी बाबर ने। मुबैयान की रचना की बाबर ने। फिर रिसाल ए उसज खत ए बाबरी इसका नाम है, इसकी भी रचना बाबर ने की है। ठीक है, बाबर का एक सेना नायक था मीर बाकी, जिसके नाम में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, ये सब होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो बाबरनामा इनकी आत्मकथा है, इसमें बाबर ने बताया है औपचारिक बागों की योजनाओं के बारे में। औपचारिक बागों की योजना के बारे में इसने बताया है इसी बाबरनामा में, और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन भी किया है। और ये बाग कैसे होते थे, जो बाग बनते थे वो कैसे बनते थे, तो ये बाग जो थे वो दीवार से घिरे होते थे। ठीक है, नहरों के द्वारा 4 भागों में बटे होते थे, नहरों से 4 भागों में बटे हुए, और आयताकार होते थे, आयताकार होते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो नहरों से बटे होते थे, आयताकार भाग में होते थे बाग, ये समान हिस्से इनके रहते थे, तो इनको बोलते थे 4 बाग शैली। 4 बाग शैली इसको बोलते थे। ठीक है, 4 बाग ऐसे, ठीक है ना, ये 4 बाग इसको बोलते थे। अब अगर हम इसी 4 बाग की बात करेंगे तो ध्यान ये भी रखना है कि ये 4 बाग बनाने की जो परंपरा चली, तो ऐसा किया था, लेकिन जब जो ट्रेडिशन हुआ, मतलब परंपरा जब बनी, तो ये अकबर के समय में इसकी शुरुआत हुई मानी जाती है 4 बाग शैली की। ठीक है, एक चीज और है कि बाबर जो थे प्रसिद्ध नक्शबंदी सिलसिला का नाम सुना होगा आपने। नक्शबंदी सिलसिला था ख्वाजा उबैदुल्ला ठीक है, अहरार नाम था इनका। इनका अनुयायी था कौन, बाबर ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। और जो बाबर का उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है, हुमायूं के बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन इनके युद्धों का क्रम जरूर याद रखना है। ठीक है, तो युद्ध का क्रम क्या है भाई, पानीपत, इब्राहिम लोदी, फिर खानवा युद्ध, राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय, फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, तो घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी पराजित होते हैं। ये इनके युद्धों का क्रम है, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। ये 26 है, 27, 28, 29, ये 4 युद्धों का क्रम। ये प्रश्न आता रहता है, अक्सर आता है, तो इस पर जरूर ध्यान रखना है।
इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।